Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। अब जरा बारी आ जाती है कि NCERT की कुछ लाइंस हम देख लें, उनको भी स्टडी कर लें और फिर बढ़िया अपने तरफ से फुली सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ NCERT भी पढ़ ली है और लेक्चर तो कर ही लिया है। ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट से हम नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज बेटा जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। सेकेंड चीज है DPPs इन द फॉर्म ऑफ PDF, और magnetbrains.com पर आपको ये सभी कुछ आराम से मिल जाएगा। आप magnetbrains.com पर जाओगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे एंड फाइनली आपको अपना सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। फुल वीडियो लेक्चर या फुल वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक चैप्टर के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, कोई एग्जाम को लेकर अपडेट है तो ये सारी बातें आपको बता दी जाती हैं आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम पढ़ते क्या है यार, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, हर लेवल पर चीजें डिस्कवर होती गई धीरे धीरे, फिर उनमें कुछ एक्सेप्शंस आए या कुछ ड्रॉबैक्स आए, फिर उनको बिल्ड करके उस पर वापस रिसर्च हुई। ऐसे बिल्ड करते 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 हम किसके पास पहुंच गए भाई, एटम के क्लोजेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर के पास पहुंच गए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर्स में देखी हैं, आज हम NCERT हाइलाइट्स कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, which means uncuttable या undivisible या non divisible। वैसे indivisible होता है, non divisible लिखा है। ठीक है, मतलब कि एटम इज अनब्रेकेबल, हम इसे फर्दर तोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या लगता है आपको, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, एटम को हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड फाइनली फिर हम इनकी डिस्कवरी भी पढ़ते हैं। आगे जब चैप्टर करते जाएंगे तो इसकी डिस्कवरी भी पढ़ते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो व्हिच मींस अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डाल्टन ऑन साइंटिफिक बेसिस। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो थी वो दी थी। ठीक है, ही वाज अ ब्रिटिश स्कूल टीचर। His theory called Dalton's atomic theory was regarded atom as the ultimate particle of matter। मतलब मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट, अल्टीमेट यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है? एटम है। ठीक है, लेकिन फिर फर्दर हमें पता चलता गया कि नहीं, एटम अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, फर्दर हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो नोशन था कि एटम इज इनडिविजिबल, ये कंप्लीटली रॉन्ग था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, क्या क्या डिस्कवर हुए थे भाई, जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीज हमें पता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, चलो तो कैसे हुई थी भाई डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी कैथोड रे ट्यूब में, है ना? कैथोड रे ट्यूब वाला सेटअप था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। चलो देखते हैं। इन 1830 माइकल फैराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes which resulted in liberation and deposition of matter at the electrodes। ये भाई इलेक्ट्रोलिसिस वाला सेटअप जो माइकल फैराडे ने क्या किया था भाई, बताया था, दिखाया था। अब ये माइकल फैराडे का एक और बार जिक्र होगा जब आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें हम फैराडेज लॉ पढ़ते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ या फैराडेज सेकंड लॉ, इस तरह से। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो देखो किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो चेक करते हैं। जो कैथोड रे ट्यूब था बेटा, इसका सेटअप किस तरह से था? इसका सेटअप कुछ इस तरह से था, आपके NCERT बुक में भी डायग्राम गिवन है, लेट अस चेक। यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो ओके।
एक ग्लास ट्यूब लिया था, क्या लिया था बेटा, एक ग्लास ट्यूब लिया था। देखो एक सेकेंड रुकेंगे बस, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब लिया था इस तरह का, इसमें क्या लगाए थे, दो मेटल क्लिप्स लगाए थे या दो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। इलेक्ट्रोड्स का मतलब नहीं पता है तो सिंपली समझो कि दो मेटल क्लिप्स थे, ठीक है, या मेटल रॉड्स थे। ये भाई लगा दिए दो मेटल रॉड्स, है ना, और इनको किससे कनेक्ट कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, ठीक है। चलो तो ये जो बैटरी थी भाई बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी थी। कितनी, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी थी। एक सेकेंड रुकेंगे बस। अब एक चीज, इतनी बेसिक चीज तो आप समझते हो कि जो मेटल रॉड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है वो खुद भी पॉजिटिव होगा और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव होगा। तो ये जो हमारा मेटल रॉड था, इन दोनों को हमने क्या बोला था, इनको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोल दिया, कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोल दिया, कैथोड, और इसको हमने क्या बोल दिया भाई, एनोड, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करवा रहे थे वो वेरी हाई वोल्टेज था, 10,000 वोल्ट्स, 10,000 वोल्ट, ठीक है ना। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो यहां पर क्या फील्ड था भाई, गैस फील्ड थी। यहां पर कोई एक गैस फील्ड थी। और एक ध्यान रखेंगे, एक चीज इससे पहले ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्लास रॉड में या जो भी ग्लास ट्यूब है, इसमें हमने जो कंडीशंस मेंटेन करी हैं वो है एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशंस, एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशंस। कैसे, यहां पर हमने लगाया है एक वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप क्या करता है, अंदर जितना भी प्रेशर क्रिएटेड है ना उसको पूरा खींच लेता है, ठीक है। और एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट कर देता है। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हाँ कभी एक आध बार पहले पूछ लिया गया था कि वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन है, तो वो क्या कर देता है भाई, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। चलिए अब इस तरह का कुछ सेटअप है, आ जाओ यहाँ चलते हैं। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज, कितना, 10,000 वोल्ट, व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, ये जो दो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं इनके अक्रॉस हम जब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन अ ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने नाम क्या दिया है, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हमने नाम क्या दिया है, एनोड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस टर्मिनोलॉजी को। दीज वर कॉल्ड एज कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। क्या देखा कि जैसे ही हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां से कुछ एक बीम ऑफ पार्टिकल्स निकलने लगी। क्या निकलने लगी भाई, बीम ऑफ पार्टिकल्स निकलने लगी, जो कहां ट्रैवल कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी। क्लियर है। चलो अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कर देख लो, फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा कर देख लो। जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो देखा कि भाई ये जो रेज पास हो रहे हैं या ये जो पार्टिकल्स पास हो रहे हैं ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिफ्लेक्ट कर रहे हैं मतलब स्ट्रेट जा रहे हैं तो नीचे हो जा रहे हैं, इस एंगल पर डिफ्लेक्शन या कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन, मतलब इस तरह का हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करिए तो ये हमने क्या लगाया, केवल और केवल चार्ज प्लेट्स लगाई हैं। और अगर इस तरह से अट्रैक्शन देखा जा रहा है, डिफ्लेक्शन तभी होगा ना जब ये पार्टिकल्स इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे या इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या किस तरह से था, ये हमने क्या देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ यार अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बोला, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सजेस्टिंग दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और हमने इनको कैथोड रेज नाम दे दिया, क्यों भाई, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहे थे इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज, या फिर these cathode rays are nothing but
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब इनके चार्ज टू मास रेशियो की बात करी है ना, तो क्या देखा गया कि इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है ना, ये क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट independent of nature of gas, फर्स्ट चीज, और सेकेंड चीज क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब हम चार्ज टू मास रेशियो ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारी कैथोड रेज थी, इनको नाम हमने इलेक्ट्रॉन्स क्यों दे दिया? क्योंकि अरे यहां से थोड़ी ना ओरिजिनेशन हो रहा था, यहां से थोड़ी प्रकट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो तब निकलना शुरू हुए हैं, या फिर आप इसको ना थोड़ा सा क्लियरली समझो, जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हुए हैं कैथोड की तरफ। ठीक है, और क्योंकि कैथोड से फिर यहां रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए हमने इनको कैथोड रेज नाम दिया। नेचर नेगेटिवली चार्ज था तो नाम इलेक्ट्रॉन्स मिला इनको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सारा। तो जब हम इनके चार्ज टू मास की बात करते हैं तो ना ही ये नेचर ऑफ गैस फील्ड पर डिपेंड करते हैं, यहाँ हमने कौन सी गैस ली है, ना ही इस चीज पर, और ना ही किस पर, ना ही नेचर ऑफ या फिर आप कह लो मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर। क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, कोई भी गैस हो, हमें क्या मतलब, एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो वही रहते हैं, उनका चार्ज भी सेम रहता है, मास भी सेम रहता है। कभी देखा इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया या चार्ज ज्यादा कम हो गया? नहीं ना, तो इनकी रेशियो भी वही आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज है, तो वही बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। ठीक है, चलो थॉमसन ने क्या डिटरमाइन किया? इनकी चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करी। फिर आर.ए. मिलिकन डिवाइज्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा है हमने, जिससे हमें क्या पता चला था? चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। जिससे क्या पता चला था भाई? चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो कितना होता है चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन? कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इज -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स। और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। आपको ग्राम्स में चाहिए तो इंटू 10 टू दी पावर 3 कर दो, आराम से ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। बिल्कुल सेम सेटअप है, कोई बहुत ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। चलो समझते हैं, बहुत मजे आएंगे। बिल्कुल सेम है, कुछ ऐसे डिफरेंट सा नहीं है। देखो यही कैथोड रे ट्यूब लिया था, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था इसको। मॉडिफिकेशन किस तरह से किया था इन्होंने कि यहां जो इन्होंने कैथोड लिया है ना बेटा, वो कैसा ले लिया था? परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब इस कैथोड में क्या थे? होल्स थे। क्या थे? होल्स थे। ध्यान से समझेंगे सेटअप एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। और यहाँ जो एनोड लिया था वो तो एज इट इज ही था। ठीक है, इसको कनेक्ट किया अगेन वही नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और यहाँ पर वही। ठीक है ना, ये हमारा सेटअप था। अच्छा, यहाँ पर जो गैस हमने फिल करी थी, मान लो वो हाइड्रोजन गैस थी। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। अगेन भाई वैक्यूम पंप है, सारा का सारा सेटअप सेम है। ठीक है ना, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस हमारी जो कैथोड है वो कैसी है? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड में क्या होता है? होल्स होते हैं, परफोरेटेड। फिर इन्होंने क्या किया था कि ये जो कैथोड है इसके पीछे इन्होंने लगा दिया था एक फ्लोरेसेंट मटेरियल। क्या लगा दिया था? फ्लोरेसेंट मटेरियल। और जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या नोटिस किया भाई कि पीछे एक रेड ग्लो ऑब्जर्व हो रहा है। कौन सा ग्लो? रेड कलर का ग्लो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं जरा होता क्या है कि यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन गैस ली है, यहाँ पर कैथोड पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज हो ही रहे हैं। तो यहाँ जो गैस प्रेजेंट है ना, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन गैस पहले तो वो अपने मॉलिक्यूल्स से एटॉमिक फॉर्म में रहेगी, एटॉमिक फॉर्म में आएगी। अब एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कैथोड की तरफ से आ रहे थे बेटा, ये क्या करते हैं? ड्यू टू रिपल्शन नॉकआउट कर देते हैं
इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया, H+ एंड E नेगेटिव, यही बनेगा। तो बिल्कुल यहां पर अब हमारे पास क्या मिल गया था, H+, ठीक है। कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज कर देते हैं उस गैस को, मतलब उस गैस के आयंस बना देते हैं जिससे भी उन्हें हम पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज हुई थी बिल्कुल। और आप खुद से सोचो यार, ये जो पॉजिटिव स्पीशीज है ये अट्रैक्ट होगी कहाँ, नेगेटिव की तरफ। कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये जो H+ एटम्स आयंस थे ये कहाँ अट्रैक्ट हो रहे थे, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है ना। तो बिल्कुल इसी वजह से एक डायरेक्शन क्या दिख रहा है कि इनका मूवमेंट किस तरफ है भाई, एनोड से कैथोड की तरफ है। एनोड पर ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ये चीज मत समझना, एनोड पर ओरिजिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ है, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया, एनोड रेज दे दिया। एंड एनोड रेज आर नथिंग बट दीज H+ आयंस। H+ आयंस को ही हम क्या बोल देते हैं, ये जो हमारा H+ आयन है ना, इसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर है, चलो आ जाओ। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ना। कैसे मॉडिफाइड फॉर्म है भाई, कैथोड जो हमने लिया है वो परफोरेटेड है, बस इतना डिफरेंस है केवल, ठीक है ना। इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों बोला इनको कैनाल रेज, देखो इनके बहुत सारे नाम है। एनोड रेज भी बोल सकते हो आप, कैनाल रेज, क्योंकि ये जो होल्स है ना कैनाल, इनसे होकर के अब ये जब H+ जाते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का फॉस्फोरेसेंस क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको कैनाल रेज भी बोला गया। और डिफ्लेक्शन देखा गया भाई, जब हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इनका भी डिफ्लेक्शन देखा गया। और जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन उसी चीज का होता है जिस पर कुछ चार्ज होता है। तो ये जो रेज हैं इनका डिफ्लेक्शन किस तरफ देखा गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ। मतलब इनका नेचर कैसा है भाई, पॉजिटिवली चार्ज है, या ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये कैसे हैं, या ये जो भी रेज हैं ये किस तरह के पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इजी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है ना, इनकी जो E/m रेशियो है, इनकी जो E/m रेशियो है ये डिपेंड करती है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था कि जो उसकी इलेक्ट्रॉन की E/m रेशियो थी वो इंडिपेंडेंट थी नेचर ऑफ गैस के और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के। यहाँ पर E/m रेशियो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर भी और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी। अब कौन सी गैस है भाई यहाँ पर फिल करिए, उससे फिर क्या, देखो मान लो नाइट्रोजन फिल करिए तो हमें प्रोटॉन थोड़ी ना मिलेगा यार, प्रोटॉन थोड़ी मिलेगा हमें। H+ इज प्रोटॉन, H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं। N+ अगर नाइट्रोजन गैस फिल कर रहे हैं और उससे हमें वो गैस आयनाइज हो रही है और N+ हमें मिल रहा है, वो थोड़ी ना है प्रोटॉन, वो तो एनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है चार्ज टू मास रेशियो। सेकेंड चीज डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर कि कितना अच्छा मटेरियल लिया है उतना अच्छा अट्रैक्शन होगा इन पॉजिटिव स्पीशीज का उस इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात जो है थोड़ी सी डिफरेंट है उस पर्टिकुलर केस से जो हमने कैथोड रे में पढ़ा था, ठीक है। चलो तो इस तरह से भाई डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन्स की। आगे देखो, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड अ प्रोटॉन। किसकी बात हो रही है, H+ की बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Later a need was felt for the presence of electrically neutral particles as one of the constituent of atom. These particles were discovered by Chadwick. किसने डिस्कवर किए थे, न्यूट्रॉन्स। अब बात आती है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। चैडविक ने डिस्कवर किए थे, कैसे, तो इन्होंने डिस्कवर किए थे बाय बोम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम शीट, वेरी थिन बेरिलियम शीट। थिन बेरिलियम शीट्स ली थी बेटा, देखो कुछ इस तरह से आपका सेटअप था, आपकी बुक में भी गिवन है। बहुत ही थिन बेरिलियम शीट ली थी, ठीक है। और ये है आपका क्या, अल्फा एमिटर मान लो, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा है जो कि अल्फा रेज एमिट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एमिटर, ठीक है। ये क्या है, बेरिलियम शीट है, बेरिलियम शीट, वेरी थिन बेरिलियम शीट, ठीक है। इस पर जब हमने अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्ड करवाए तो क्या निकले, न्यूट्रॉन्स निकले, ठीक है। क्या निकले, न्यूट्रॉन्स निकले। और इसका रिएक्शन बहुत सिंपल है, मान लो ये दिस इज बेरिलियम,
ओके ये बेरिलियम है हमारा, बेरिलियम का मास कितना होता है भाई, फटाफट से बताएंगे, 9 और 4, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेरिलियम को। चलो फिर अच्छा, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल से आप क्या समझते हो, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, क्या, हीलियम न्यूक्लियाई, He2+, ओके। जैसे आप H+ को प्रोटॉन बोलते हो ना, ऐसे ही He2+ हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर ये इसका मास नंबर होता है 4, 2, ये हमें क्या दे देता है, एक नई स्पीशीज 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6 प्लस न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज तो कुछ होता नहीं है लेकिन कुछ मैग्नीट्यूड का कुछ मास होता है ना, चार्जलेस पार्टिकल होता है लेकिन मास तो कुछ होता है। तो दिस इज द रिएक्शन, या जो आप काफी हद तक देखोगे जब आप रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ोगे, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट, कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये कैसे डिस्कवर हुए थे, बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। बेरिलियम की बहुत ही थिन शीट ली थी, इस पर अल्फा पार्टिकल्स अटैक करवा दिए थे, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, क्या बोला, इनका मास हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, वो एमिटेड, ही नेम दीज पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स। तो ये जो न्यूट्रॉन्स एमिट, ये जो पार्टिकल्स एमिट हुए थे, इनको हमने क्या नाम दे दिया भाई, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फटाफट से। मिलिकन कंक्लूडेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q on the droplets is always an integral multiple of electrical charge E, that is Q is equal to NE, है ना। और फिर इसी से उन्होंने एक इंडिविजुअल क्या निकाल लिया था, n की वैल्यू निकाल ली थी कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, एंड देन ही फाइनली कंक्लूडेड द चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये पूरा हमारा टेबल है जिसमें क्या दिया है भाई, एब्सोल्यूट चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, है ना। प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, एंड वही न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, इसीलिए चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है। रिलेटिव चार्ज -1 +1 भी बोल देते हैं। चलो मास की बात आती है, तो प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बोला है, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है ना प्रोटॉन से, तो देख लो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस देख लो, ठीक है, बहुत स्लाइटली ज्यादा। चलो और इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ओके। एक बात ध्यान देंगे कि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, अगर बेटा ये हमें ग्राम में चाहिए तो इसमें इंटू 10⁻³ करेंगे, हमें मिल जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है, -24 ग्राम्स, एंड यही इक्वल टू क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। यही इक्वल टू क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है इतनी बात। चलो अब एक रिलेशन होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। उसका रिलेशन क्या है आपका, इट इज लाइक दिस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखो, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका आगे भी आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये राउंड ऑफ करके ले लेता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह की चीजें हैं जो आप देख सकते हो कहीं पर, और न्यूमेरिकल्स में कभी काम आ जाए तो यू कैन यूज इट, ठीक है। चलो क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। अब आता है हमारा क्या भाई, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, यस, जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन इससे पहले, एंड देन वी हैव टू स्टडी रदरफोर्ड, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि साइज, अगर हम साइज की बात करते हैं, किसके भाई, एटम के साइज की बात करते हैं, तो एटम का साइज अगर हमने 10⁻⁻10 मीटर्स माना है, तो न्यूक्लियस का साइज इसके कंपैरिजन में क्या होगा, क्या लगता है, इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज, ये देखो रेडियस ऑफ एटम है, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये होता है बेटा 10⁻⁻⁻⁴,
15 मीटर्स, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझो कि आपने एक फुटबॉल ग्राउंड कंसिडर कर लिया है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड है आपके सामने, और उसमें जो रखी हुई फुटबॉल है, सेंटर में प्लेस्ड है फुटबॉल, तो वो जो फुटबॉल है वो है हमारा न्यूक्लियस, एंड बाकी जो स्पेस है वो है एटम। तो मतलब इतना डिफरेंस होता है किसमें, इनके रेडियस में। इसी को लेकर के एक रिलेशन है, चाहो तो नोट डाउन कर लो, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि R इज इक्वल टू R नॉट A 1/3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपके R नॉट की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, ये होती है 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स। एक जस्ट रिलेशन है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब okay, J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius approximately 10 to the power minus 10 meters। यही डाटा मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस का रेडियस कितना, 10 to the power minus 15 meters, ठीक है, in which the positive charge is uniformly distributed। अब जो थॉमसन का मॉडल था वो किस तरह से था भाई, वो कुछ इस तरह से था कि ये जो है हमारा पूरा ये जो है पूरा, ये क्या है भाई, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, थॉमसन के मॉडल को ना वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इनका कहना ये था कि अगर हम एटम को एक वाटरमेलन की तरह मान लें तो ये जितना भी रेड सेक्शन होता है वाटरमेलन का वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, और इसी के बीच में, वेट अ मिनट, इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन, लाइक व्हाट, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। तो वही चीज है, बोला है इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप मुझे बताओ कि इस J.J. थॉमसन मॉडल डिस्कार्ड हुआ क्यों, क्योंकि आप खुद से सोचो यार, ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, ये नेगेटिव स्फीयर है, आपको नहीं लगता कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब एटम स्टेबल ही नहीं है, मतलब ये जो मॉडल है ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, couldn't explain what, couldn't explain स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सबसे पहली चीज, ठीक है, और दूसरी बात क्या कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो दूर दूर तक टच नहीं हुआ था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कोई जिक्र ही नहीं था, ठीक है, कोई जिक्र नहीं था। तो ये जो दो मेन ड्रॉबैक्स थे उससे इनका मॉडल डिस्कार्ड हुआ, पढ़ते इसीलिए क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दे दिया था। अगला आता है रदरफोर्ड्स मॉडल, काफी अच्छे से हमें पहचान है इस मॉडल की। रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे, अर्नस्ट रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स bombarded very thin gold foil with alpha particles। अब देखो गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये था कि गोल्ड जो होता है ना या मेटल, वो होता है मेलेलिएबल, मेलेलिएबल मतलब आप उसको कितनी भी थिन शीट में बीट कर सकते हो। तो इन्होंने ये जो गोल्ड फॉइल ली, इसमें इन्होंने देखा कि जो भी देखा उसको डिस्कस करते हैं। पहले गोल्ड फॉइल कितनी थिन ली, इतना इनका अजम्पशन था कि इसमें हम केवल और केवल एक एटम मान रहे हैं। अब आप सोचो, इतनी थिन बीट कर ली थी कि उसमें केवल और केवल एक एटम इन्होंने माना। और फिर यहां पर ये जो पूरी फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है, इस पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। ऑब्जर्वेशंस अब क्या थे समझते हैं, देखो चलो। रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। ये था हमारा अल्फा सोर्स, वही अल्फा एमिटर, ठीक है। लेड प्लेट क्या करता है, आसपास के सारे रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेता है। सिर्फ अगर हमें थिन बीम चाहिए ना तो छोटा सा होल कर दो, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड बीम मिलेगी। तो गोल्ड फॉइल पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए और फिर स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। ऑब्जर्वेशंस भाई क्या क्या थे? ऑब्जर्वेशंस ये थे कि अगर आप सोचो, ये है अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव। आगे अगर यहां पर गोल्ड फॉइल ली है
और इसमें केवल एक ही एटम हम अज्यूम कर रहे हैं कि चलो ये एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है और ये पूरा पूरा हमारा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बातें हमने कर ली। अच्छा, अगर कोई पॉजिटिव चीज जाएगी धीरे धीरे तो ये न्यूक्लियस के विसिनिटी में आकर डायरेक्ट पीछे हो जाएगी ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को पूरा पूरा स्ट्रांगली रिपेल करेगा। सिमिलरली यही है, पॉजिटिव रेज हमारी जा रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव स्पीशीज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट, अट्रैक्ट करते हैं। या आप समझ लो कि कुछ हद तक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। या आप सोचो इस तरह से कि जितना भी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, अगर कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव पार्टिकल है ना नेगेटिव पार्टिकल है, तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास हो जाएंगे। तो इस बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले क्या, कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड। देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो भाई अट्रैक्शन होगा ना, समझो थोड़ा सा। चलो एक और मैं बना दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की जगह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये आ रहा है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा था और ये देखा इलेक्ट्रॉन इसी का जस्ट अनलाइक स्पीशीज, तो अट्रैक्शन के चक्कर में क्या डिफ्लेक्ट हो गया वो। तो यही चीज यहाँ पर इसके बेसिस पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। क्या, positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसीलिए बोला कि नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस देखे गए यार, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस देखे गए कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गया है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गया है और डायरेक्ट न्यूक्लियस पर जाकर न्यूक्लियस के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसको हम बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो फिर वो वापस से अपना पाथ फॉलो बैक कर लेगा, ठीक है। फिर कुछ हद तक डिफ्लेक्शंस ऐसे देखे गए, ठीक है, यहाँ पर देखो हमें दिख रहे हैं डिफ्लेक्शंस, ठीक है। और कहीं कहीं बिल्कुल पार्टिकल्स कैसे चले गए, स्ट्रेट चले गए, बहुत कम डिफ्लेक्ट होते हुए। तो इसकी वजह से ये जो जितने भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने डिफ्लेक्ट हुए हैं, कितने स्ट्रेट गए, उसके बेसिस पर मिले हैं, ठीक है। तो the positive charge and most of the mass of atom was densely concentrated in extremely small region। क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स का 180 डिग्री पूरा 180 डिग्री रिफ्लेक्शन हुआ था, बहुत ही कम का, ठीक है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं की थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। फिर उन्होंने बोला कि जो रदरफोर्ड ने बोला कि मतलब अपने ऑब्जर्वेशंस पर ही एटॉमिक मॉडल तो देना ही था, तो एटॉमिक मॉडल किस हिसाब से दिया? फिर इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स में रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो इन्होंने बोल दिया, यही इनके लिए आफत आ गई थी कि बोल कैसे दिया, क्योंकि एक हमारे साइंटिस्ट थे मैक्सवेल नाम के, उन्होंने फिर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थ्योरी थी उसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर नोशन को, या जो भी इन्होंने प्रपोज किया था, इसको क्या किया था? डिफाई किया था या नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। चलो तो आगे क्या बोला? दस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल्स सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है कि इनका जो मॉडल है ये सोलर सिस्टम की तरह है कि भाई सन न्यूक्लियस की तरह सेंट्रली प्लेस्ड होता है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट की तरह रिवॉल्व करते हैं, या न्यूक्लियस सन की तरह सेंट्रली प्लेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, ठीक है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में। चलिए अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में अगर हमें बोलना है तो वही होगा इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ये जो आपका न्यूक्लियस है इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स तो सराउंडिंग ऑर्बिट्स में है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सराउंडिंग ऑर्बिट्स में है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, इन्हीं दोनों के सम को हम मास नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब आइसोटोप्स कौन सी स्पीशीज होते हैं, क्या मुझे बताना है? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आइसोटोप्स क्या होते हैं, जल्दी से फटाफट से, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। चलिए आ जाते हैं।
Chemical properties of atoms are controlled by the number of electrons which are determined by the number of protons in the nucleus. Chemical properties का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एटम किस तरह के केमिकल रिएक्शन शो करेगा, केमिकल रिएक्शन किस तरह के शो करेगा, ठीक है। चलो, when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves. अब देखो, जो रदरफोर्ड का मॉडल था जिसमें उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसमें, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, तो ये जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो इस तरह का कंसेंट्रिक है, तो इलेक्ट्रॉन यार हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो उसको स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए, टैंजेंट के थ्रू हम समझते हैं, लेकिन वो हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस तरह के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, जो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इट लूजेस एनर्जी या इट रिलीजेस एनर्जी। ये मैक्सवेल ने बोला था। मैक्सवेल के पास अपनी बहुत तगड़ी थ्योरी थी, उन्होंने प्रूव कर दिया था उस चीज को कि अगर कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है तो वो मूवमेंट कर रहा है, अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज करता जाएगा। अब जब एनर्जी रिलीज करता जाएगा भाई तो थकेगा ना यार, एनर्जी रिलीज करता जाएगा। आप एक समझो एथलीट को, एथलीट क्या कर रहा है, वो ट्रैक में घूम रहा है, ठीक है ना, पहले उसने लास्ट ट्रैक चूज किया था, फिर करता रहा, चक्कर लगाता रहा बहुत टाइम तक, तो आपको नहीं लगता कि वो एक पॉइंट पर आकर थकेगा तो क्या करेगा, उसका पाथ छोटा होता जाएगा और फिर फाइनली वो आकर के जो बीच में ग्राउंड होता है ट्रैक के, वहां पर आकर बैठ जाएगा। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, जिसकी वजह से इसका पाथ जो है छोटा होता जाएगा और ये फाइनली न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। तो ये तो फिर डिस्कार्ड हो गया भाई, मॉडल पूरा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की या एटम एज अ होल की स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की तो बात ही चली गई, फिर कहाँ का आपका एटम स्टेबल है, तो ये चीज मैक्सवेल ने बोली, तो इसी वजह से इनका मॉडल जो था डिस्कार्ड हो गया था, ठीक है। चलो, वेरी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, अच्छा हाँ, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी किसकी, मैक्सवेल की, ठीक है। चलो, द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10 to the power 15 हर्ट्ज इज व्हाट इज ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल लाइट। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करूंगी भाई, क्या एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में होते क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमें पता है सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके वेट अ मिनट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा इतना है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये बेटा क्या है, हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में कैसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कैसे होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जब बात आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा है, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, ठीक है, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल लाइट,
इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये क्या है हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, चलिए तो क्या बोला है, ये जो पोर्शन है जिसमें 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, केवल कितनी रेंज दी है, अराउंड 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। अब देखो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ और कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अगर हम यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो पहला तो होता है वेवलेंथ, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर आता है इनका एम्पलीट्यूड, फिर आता है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर आप चाहो समझना कि ये सब क्या होता है तो देखो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो ये हमारी एक वेव है, दिस इज आवर वेव, कोई भी वेव है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अपर पोर्शंस, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एंड ये जो टॉप के जो हमें आप समझ लो कि माउंटेन की पीक जो होती है, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं क्रेस्ट, इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्रेस्ट बोलते हैं। एंड डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वेव ने ट्रैवल किया है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि हमारी वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो ये जो दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस है या ये जो दो क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, वेवलेंथ, क्लियर है। चलिए, तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे आर नथिंग बट वेव्स, कुछ नहीं है बट वेव्स हैं, तो इनकी भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर बात है। चलिए अब in vacuum all types of electromagnetic radiations regardless of wavelength travel with the speed of light। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी स्पीड क्या होती है, वही विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं विथ 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट, सिंबल सी से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। वेव नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। वेवलेंथ का जस्ट ऑपोजिट आप समझ लो, वेवलेंथ का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, वेव नंबर। वेवलेंथ का जस्ट ऑपोजिट होता है वेव नंबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर इज वेवलेंथ। मतलब क्या बोला है, बाय डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस तरह से समझ लो कि अगर ये हमारी 1 मीटर लेंथ है तो इसमें कितनी वेवलेंथ्स आई हैं, इसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। चलो आगे आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी ना, ये क्या बता रही थी, ये क्या एक्सप्लेन कर रही थी, ये वेव नेचर एक्सप्लेन कर रही थी। क्या एक्सप्लेन कर रही थी, वेव नेचर एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी was supporting wave nature। अब ये जो वेव नेचर था ये दो चीजें तो जस्टिफाई कर रहा था, एक तो था इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। बाकी जो दो फिनोमेना थे, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जस्टिफाई नहीं हो रहे थे वेव नेचर से। तो फिर मैक्सवेल के बाद एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक, जिन्होंने अपनी क्या थ्योरी दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या है कि क्वांटम is the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। electromagnetic radiation के फॉर्म में जो smallest क्या, smallest quantity of energy एमिट या अब्सॉर्ब हो सकती है, उसको क्वांटम नाम दिया। और यही थी इनकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि क्या बता रही थी कि जो नेचर है, किसका, नेचर ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कैसा है भाई, पार्टिकल नेचर भी है, ना केवल वेव लेकिन पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, चलो
अब ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सेटअप। क्या होता है कि जब मेटल सरफेस पर हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। क्या इजेक्ट आउट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। लेकिन ये ऐसे ही इजेक्ट, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन दिखा है, लेकिन ये ऐसे ही इजेक्ट नहीं हो पाते। बहुत सारा क्राइटेरिया है, या बहुत हाईली स्पेसिफिक है ये चीज। किस तरह से? मान लो कि हमारा जो है ये मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करवा रहे हैं? लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब ये जो लाइट है इसकी कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होगी। लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो लाइट की अपनी ही कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। एनर्जी की वजह से, लाइट की अपनी कुछ एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी जो है ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फिर यहां से क्या हो जाएंगे भाई? रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अब उन्होंने बोला एज पर प्लैंक्स ये जो लाइट आ रही है ना, ये किसके फॉर्मेट में है? ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्मेट में है। स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा, या अगर लाइट रेडिएशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटॉन्स भी बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशंस ये थे कि ये जो लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, इससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करवाने हैं मेटल सरफेस से, तो इस पर्टिकुलर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है या एनर्जी है, ये एक मिनिमम तो होनी चाहिए। और ये हर एक मेटल का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। हर एक मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिनिमम होती है, जिसके नीचे इसका इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना पॉसिबल नहीं है। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई? थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स जैसे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट। क्या किया? मेटल सरफेस लिया और उस पर लाइट इंसिडेंट करवा दी, ठीक है। तो क्या देखा कि भाई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, और इस इफेक्ट को हमने क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हर एक मेटल के लिए देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो ये हमारा मेटल है, कोई भी मेटल है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, क्या बोला मैंने? जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है ना, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा। मिनिमम जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, मान लो इसकी कितनी है बेटा? थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इंसिडेंट लाइट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इंसिडेंट करवा दो ये लाइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 4.1। इससे नीचे काम नहीं चल पाएगा। तो वही बोला कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. Similarly, अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या? E is equal to hc by lambda, है ना। इसी के जस्ट नीचे मैं एक और रिलेशन लिख रही हूं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc by lambda नॉट। और इसी के जैसा मैं एक और रिलेशन लिख रही हूं, h न्यू एंड h न्यू नॉट। देखो इसको फटाफट से। तो इससे क्या समझ आया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसकी कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा पाओगे, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, इस पर बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा और देख लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब ये जो इनकमिंग लाइट रेडिएशन है, इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो होगी ना।
लेकिन वो इस मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवा पाओगे। ठीक है, चलो अब आता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, ये जो इनकमिंग लाइट रेडिएशन की एनर्जी है इसे अब्सॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है? तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन, लाइट इसने अब्सॉर्ब करी और फिर रीच कर गया हायर एक्साइटेड स्टेट पर। कहां चला गया? एक हायर एक्साइटेड स्टेट पर चला गया। ठीक है ना, जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब करी है उसको लेकर के हायर एक्साइटेड स्टेट पर चला गया। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्साइटेड स्टेट। फिर वहां पर कुछ समय के लिए रहेगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट या स्टेबल नहीं रहता है, वापस से आ जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट पर और इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा? एमिट कर देगा। पहले अब्सॉर्ब करी, फिर एमिट कर दी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी अब्सॉर्ब करी थी। तो यहां से हमें मिलता है एमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने जो एनर्जी अब्सॉर्ब करी है ना, ये जो लाइट रेडिएशन है इससे लेकर के एनर्जी अब्सॉर्ब जो करी है, ये एनर्जी यूज कैसे करता है? मिनिमम एनर्जी तो लग जाती है बेटा, ये जो है टोटल एनर्जी ई, ये तो लग जाती है, इससे मिनिमम एनर्जी तो लग जाती है क्या? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाने में। तो उसको मैं डिनोट कर रही हूँ किससे डिनोट कर रही हूँ? एक सेकेंड रुकेंगे, बस थोड़ा सा रुकेंगे। उसको मैं डिनोट कर रही हूँ फाई से, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये जो मिनिमम एनर्जी होती है इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये जो टोटल एनर्जी है ये होती है मिनिमम एनर्जी जो लगती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाने में, प्लस अब इजेक्ट आउट हो गया है तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा देती है इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि मान लो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी टोटल इनकमिंग रेडिएशन की है, तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गई है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बची है वो यूज हो जाएगी एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, फाई क्या है बेटा और ई क्या है? ई होता है h न्यू विच इज इक्वल टू h न्यू नॉट, फाई इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ठीक है, प्लस हाफ mv², या आप इसी को हाफ mv² ना लिखकर सिंपली काइनेटिक एनर्जी लिख लो, ये होता है आपका h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और आप h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फर्दर इलेबोरेट करना है तो न्यू को और इलेबोरेट कर लो। न्यू क्या होता है? न्यू होता है c बाय लैम्डा। ठीक है, वेव लेंथ इज इक्वल टू, या स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। ये एक्सप्रेशंस आपके जाने पहचाने सारे हम पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के दौरान। ठीक है, चलो क्लियर है इतना? अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ने जो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी उसका वो करता क्या है? एब्सॉर्ब कर लेता है, हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाता है और फिर वहां पर कुछ समय के लिए रहता है एक्साइटेड स्टेट में एंड देन वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही है कि स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट इज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब इस दौरान जो ये इसने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करी है, यहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड atoms, molecules or ions that have absorbed the radiation, इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलो अब emission spectra of atoms in the gas phase on the other hand do not show continuous spread of wavelength। अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये होता है दो तरह का, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा में हम दो देखेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है भाई? विबग्योर रेनबो सभी ने देखा है ना, उसमें किस तरह से हमें कलर्स देखने को मिलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन्स रहते हैं, एक के बाद एक, कोई ऐसे डेफिनेट शार्प लाइंस नहीं है जो कलर्स को सेपरेट करिए, तो उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और लाइन स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें हमें शार्प बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम दो टाइप के हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं। चलो, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डज नॉट शो कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ
वेवलेंथ। तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा हमें मिलता है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है, इसमें इस तरह का कंटिन्यूअस पैटर्न हमें नहीं देखने को मिलता है जैसा विबग्योर में होता है, ओवरलैपिंग कलर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं शार्प लाइंस। रादर दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। ओके, चलो अब एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल कर आती है कि हमें पढ़ना था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हमारे कोर्स में है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके सामने कंक्लूजन है कि अगर हमें क्या निकालना है। देखो आगे अभी जब बोहर मॉडल देखने वाले हैं ना, तो उसमें देखेंगे हम कि लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड सीरीज होता क्या है। बट उससे पहले ये देख लो कि जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है ये हमें बता क्या रहा है। ये हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन की जो भी लाइंस हैं, जो भी जितनी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की जो लाइन स्पेक्ट्रम में हमें लाइंस ऑब्टेन हो रही है, लाइन स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, उसमें या वेवलेंथ या वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारा आर रेडबर्ग कांस्टेंट है एज यू कैन सी। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए या हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ पर बेटा असल में ये जो फॉर्मूला है ना, आप आगे चल के ऐसा देखोगे वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ विच इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इस तरह से देखोगे आप। तो यहाँ पर ये जो Z है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो ये Z तो 1 हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया एंड नथिंग एल्स। ठीक है, चलो ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, अब जब बोहर मॉडल की बात आती है, तो बोहर मॉडल में हम क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर ने क्या दिया था, नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको अलग अलग अपनी लाइंस से। कौन कौन सी लाइंस थी भाई, वो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट और पीफंड, ये सारी सीरीज थी, या आप लाइंस बोल लो। लाइमन बाल्मर, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो जहां पर भी ट्रांजिशन कर रहा है, जिस भी लेवल से, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 जा रहा है, जहां भी जा रहा है, तो जो ट्रांजिशन होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज हम किससे बता सकते थे भाई, एनर्जी लेवल्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो यहां से ओरिजिनेट होती है हमारी लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड सीरीज। ठीक है, जिसके केस में देखो टेबल तो गिवन नहीं है, लेकिन ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट एंड पीफंड। N1 की वैल्यू लाइमन के लिए क्या होगी 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पीफंड के लिए 5। ये आपकी काम की चीजें हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्लाई होंगी क्वेश्चन में, इसीलिए ध्यान देंगे। N2 की वैल्यू आपकी शुरू होगी 2 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। 2 के बाद यहाँ से 3 होगी, N2 की वैल्यू 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। फिर 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8। ठीक है ना, ये सारी आपकी वैल्यूज रहेंगी किसकी, लाइमन बाल्मर पास्चन के लिए N1 और N2 की वैल्यूज। किस किस रीजन में है ये लाइमन सीरीज आपको मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर आपको मिलती है विजिबल में, पास्चन इंफ्रारेड, ब्रैकेट और पीफंड भी हमें इंफ्रारेड में मिलती है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब ये चीज ना ध्यान में रखना है, यहां से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि
यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। अगर आपसे पूछा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का क्या वेवलेंथ होगा, तो आप कैसे बताओगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या रखोगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोला है ना, फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, ये है हमारी फर्स्ट लाइन, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है भाई, N1 से लेकर N2 तक, तो आपकी N1 क्या हो जाएगी 1, N2 क्या हो जाएगी 2। सेकेंड लाइन ऑफ बैल्मर सीरीज पूछा है तो N1 1 लोगे, N2 क्या लोगे 3, इस तरह से, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। आगे है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है N1 से N2, तो ये एनर्जी डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधे चेंज इन एनर्जी अपॉन H, क्योंकि देखो न्यू क्या होता है HC, वेट अ मिनट, HC बाय लैम्डा, या आप कह लो C बाय लैम्डा, जो है C बाय लैम्डा, ये क्या होता है इक्वल टू न्यू होता है ना, ठीक है। अगर मैं इसमें H मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा एनर्जी फैक्टर बन जाएगा। अब अगर यहीं से मैंने क्या बोल दिया, यहीं से न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगा डेल्टा E बाय H, या आप सिंपली ले लो दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस अपॉन H। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, फिर बोहर ने जो बोला, एक तो इन्होंने ये बता दिया अपना लाइमन बैल्मर सीरीज, दूसरा जो बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है भाई वो क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि इट इज ये हमारा एंगुलर मोमेंटम MVR, एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल NH अपॉन 2 पाई। n क्या है 1 2 3, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर है ये चीज? तो ये दो पोस्टुलेट्स थे। बाकी इसके अलावा रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो फॉर्मूला गिवन है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन A नॉट, जहाँ पर A नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर्स है। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा यूज नहीं होगा बट स्टिल देख लो। चलो आगे, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है, काम की बातें ये सारी, इन पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है। जो एनर्जी होती है, अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग, जो भी आपको एटम दिया, देखो बोहर मॉडल किन पर एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर, ठीक है। तो उसी केस में अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है मान लो nth ऑर्बिट की, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, अगर जूल में कैलकुलेट करनी है तो इट विल बी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है यानी कि हीलियम प्लस है या कोई भी और, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर वैल्यू हो जाएगी उस पर्टिकुलर एटम का क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने सीखी है रखना। आगे देखो, ये जो है हमें जूल्स में मिलती है एनर्जी, और अगर यही हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए nth लेवल के लिए, तो क्या हो जाएगा -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है? चलो सिमिलरली रेडियाई का एक्सप्रेशन ये है। काम की चीज जो याद रखनी है वो ये है कि रेडियाई जो है प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर अपॉन Z के। जो भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का एटॉमिक नंबर है वो रखना है, हाइड्रोजन के लिए 1 आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। आप चाहो तो एनर्जी को भी डायरेक्ट लिख सकते हो, वैसे कंपैरिजन अगर पूछा जाता है तो, जैसे मान लो एनर्जी E1 और E2 के लिए, या आप समझो एक सेकेंड, दो अलग अलग एटम्स आपको दे दिए हैं या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ही दे दिए हैं। एक हाइड्रोजन है, एक आपका हीलियम है, ठीक है, हीलियम आयन है He+, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, दोनों में रेशो फाइंड करनी है En की nth लेवल के लिए, तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, जो कैंसिल नहीं होता है वो ये है, तो En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर भी होता है। यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर जो सेकेंड एटम है उसके एनर्जी के लिए लिखोगे, जैसे मान लो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करनी है टू एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, ठीक है ना,
जो भी एनर्जी लेवल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ किसका आएगा बेटा, हाइड्रोजन का आएगा, एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का आएगा, इनटू ऊपर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा हीलियम का n स्क्वायर और नीचे हो जाएगा z नॉट n स्क्वायर, हाँ z स्क्वायर, और ये सब हीलियम का डाटा। मतलब इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर रेशियो बोला है तो आप अपॉन में करते हो ना, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है, कांस्टेंट है, नंबर है, कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाता है, जो हमें डाटा या एक्यूरेट आंसर देता है वो ये है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, लिमिटेशंस क्या थे बोहर मॉडल के, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर अप्लाई नहीं होता था, है ना, अगर एक से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये डिफाई हो जाता है, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता है। कुडंट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, अब आ जाता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर से हम क्या समझते हैं, दो तरह का नेचर, एक कैसा पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। दिया किसने था, ये डी ब्रॉगली ने दिया था। ठीक है, डी ब्रॉगली कौन थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। In 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर, ऐसे हर एक मैटर का डुअल बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। फोटोन किसको बोल रहे हैं भाई, लाइट। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि कोई भी मैटर हो, कोई भी एनी मैटर, उसका डुअल नेचर होता है जिस तरह से, वैसे ही किनका भाई, वैसे ही जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का डुअल नेचर होता है, वैसे ही मैटर का भी डुअल नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मैटर है, शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। ठीक है, मोमेंटम क्या डिफाइन करता है, वेवलेंथ क्या डिफाइन करता है, वेव नेचर। मोमेंटम क्या डिफाइन करता है भाई, पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो आगे देखेंगे। इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया था वो कुछ इस तरह से था, लैम्डा dB वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv, mv इज व्हाट, p मोमेंटम। ठीक है ना, तो ये वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों को रिलेट कर दिया, h अपॉन mv, mv इज नथिंग बट मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन था। इस पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमें तीन प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, ऑफबाउस प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और हुन्स रूल। क्या होता है ये सब देखो जानते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब ये होता है, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन की क्या बतानी है बेटा, पोजिशन और मोमेंटम बताना है, या फिर आप इसको कह सकते हो वेलोसिटी बताना है, तो एक टाइम पर तो वो नहीं बताई जा सकती, h अपॉन 4π। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π। हाँ देखो, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर, h अपॉन 4π यही चीज। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन है इसका, आप इसको चाहे तो लैम्डा या डेल x डेल p इज ग्रेटर देन h अपॉन 4π है, इसको कुछ नहीं करते हैं, एक्सपैंड करके कैसा लिख देते हैं, m डेल b। ठीक है, कुछ नहीं, m डेल b बस। तो वही यहां से निकल कर आ जाता है एक्सप्रेशन कि अगर हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है किसी भी इलेक्ट्रॉन की या पोजीशन, तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर हम दोनों चीजें नहीं बता सकते। ठीक है, चलो, इफेक्ट ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर नोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एज एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये छोटी जैसे इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। चलो अब आगे आता है quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers are। अब यहां तक तो सारी बात हुई किसकी, केवल और केवल किसकी, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। कॉन्सेप्ट आता था कि यार कैसे बताया जाए, फिर तो इंट्रोडक्शन में आए क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, और सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब क्या है? व्हाट आर दीज? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कलेक्टिवली हमें बताते हैं एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक को जान लेते हैं। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका होता है कि क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि किस n इज इक्वल टू व्हाट लेवल, किस लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, शेल नंबर बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या बोल दिया कि वो कुछ नहीं है लेकिन वेव फंक्शंस हैं। ठीक है, वेव फंक्शन क्या होता है यार? वेव फंक्शन बताता है, ये जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था, इसके हिसाब से वेव फंक्शंस क्या होते हैं? वेव फंक्शंस वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि मतलब एक जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद वन इलेक्ट्रॉन आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Such waves are called as one electron systems. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to psi square. Psi square बताता है probability density की इलेक्ट्रॉन exactly present कहाँ पर है। ठीक है, चलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। फिर फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अब बहुत अच्छे से क्वांटम नंबर्स हमने रिवाइज किए थे, फटाफट से देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कुछ नहीं, शेल नंबर बताता है इक्वल टू 1, 2 या 3। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ओके, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ती जाती है। ओके, ये हम ऑफबाउस रूल में ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ओके, चलो, एजिमुथल क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट करते हैं, बताता क्या है? ये हमें बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल की किस में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर में SPDF आपकी ऑर्बिटल्स हैं, रिप्रेजेंट हम L से करते हैं जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको ये चीज पता है। चलो आगे, अगला क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? gives information about the spatial orientation of orbital with respect to standard set of coordinate axes. For any subshell 2l plus 1 values of magnetic orbital quantum number are possible. इसका क्या मतलब है? अगर L is equal to 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि SPDF, तो ML क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2l plus 1, यानी कि 2 into 0 plus 1 which is just 1। यहाँ पर 2 into 1 plus 1 which is equal to 3। यहाँ 2 into 2 plus 1 is equal to 5 और सिमिलरली यहाँ आएगा में 7 इस केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? S की केवल एक ऑर्बिटल, P की 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है या 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। दिस इज 0, 0, +1 एंड -1। F की कितनी भाई? 0, +1, +2, -1 एंड -2, 5, सिमिलरली 7। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ऑर्बिटल्स का स्पेशल अरेंजमेंट, कितने पॉसिबल अलाउड स्टेट्स हैं। ओके, चलो फिर आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट। देखो, दो तरह की स्पिन हो सकती है, एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन। अप स्पिन को हम +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं और डाउन स्पिन को -1/2 से। तो ये जितने भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर सिचुएटेड है। एग्जैक्टली तो नहीं, प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर सिचुएटेड है। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात कि किसी भी जो 4 हमारे क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े, इन सभी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिट में प्रेजेंट है उनकी वैल्यूज चारों क्वांटम नंबर्स की सेम नहीं हो सकती। अगर जो लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि सेम होगी वो है हमारी स्पिन क्वांटम, जो डिफरेंशिएटिंग, नॉट लीस्ट पॉसिबिलिटी, जो डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी की अगर तीनों क्वांटम नंबर्स सेम हो गए, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो जो सेम नहीं होगा या जो डिफरेंशिएट करेगा उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑपोजिट स्पिन की हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्बिटल में। एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच इन अ सिमिलर वे एज अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। चलो, ये जो
1/2 एंड -1/2 ओरिएंटेशंस हैं. These are distinguished by the spin quantum numbers ms, which can take the values of +1/2 or -1/2. These are the two spin states of electron and are normally represented by two arrows, up spin and down spin. ठीक है, यही पढ़ा. And they are said to have opposite spins. या electrons that have different ms values are said to have opposite spins. चलिए, n define क्या करता है? shell. N defines the shell, determines the size of orbital and large extent तक उसकी energy भी बताता है. ठीक है, there are n subshells in the nth shell. L identifies the subshell and determines its shape. SPDF क्या shape है? S orbital का कैसा shape होता है भाई? Spherical. P orbital का dumbbell shape होता है ना? D orbital का कैसा होता है? dumbbell shape होता है. और F orbital तो बहुत ही widely distributed होती है. ठीक है, ML designates the orientation. MS refers to orientation of the spin of electron, कि अप स्पिन है या डाउन स्पिन है. उसके बाद आता है नोडल सरफेस या बाउंड्री सरफेस डायग्राम से, जिसे हम जरूर बता पाते हैं. देखो, ये जो डायग्राम है, इसमें यहाँ पर ये जो हमने बनाया, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया है 1s और 2s के लिए. क्या बताते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स? कि हाँ, इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है. अब आप देख सकते हो कि ये इतना जो एरिया है ना, ये खाली है. तो ये जो सरफेस है, इसी को हम नोडल सरफेस बोलते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें नहीं मिलने वाला, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन जो है नहीं मिलने वाला है. ठीक है, तो रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0, जहाँ पर साई स्क्वायर 0 हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं नोडल सरफेस या सिंपली नोड्स बोलते हैं. अब नोड्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है. ठीक है, और ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स हैं, पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी बना ली, रीजन बना लिया पूरा जिसमें इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, फिर इसी की बाउंड्री बना दी. बाउंड्री से हमें पता चल जाता है शेप ऑफ ऑर्बिटल. तो इसी तरह से हमने सभी ऑर्बिटल्स के शेप डिटरमाइन किए होते हैं. ठीक है, चलिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे देंगे? अब ये जो नोड्स हैं, हम ये बताते कैसे? देखो, दो तरह की नोड्स होती हैं. एक होता है रेडियल नोड, जिसको हम बताते हैं n-l-1 से. फिर होती है एंगुलर नोड इक्वल टू आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है l. ठीक है, फाइनल आता है क्वेश्चन टोटल नोड्स पर. टोटल नोड्स क्या होता है भाई? इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा n-1. ठीक है, n-1 ये, और रेडियल नोड्स ये रहा, एंगुलर नोड्स l. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है. चलो, अब इन ऑर्बिटल्स को हम अरेंज कैसे करें, या इन ऑर्बिटल्स की क्या एनर्जी होती है, वो हम ऑफबाउस प्रिंसिपल के थ्रू सीख सकते हैं. एक रूल होता है n+l रूल. ठीक है, n+l रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की क्या एनर्जी है. तो उस केस में देखो, यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p सभी की n और l n+l वैल्यूज गिवन है. ठीक है, तो जिसकी भी वैल्यू, मान लो n+l वैल्यू एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की 1 आई है, फिर 2 आई है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी. किसी की 3 आई है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी. 2 की अगर 3 आ गई है, जैसे यहाँ पर 2p की एक 3 आई है बेटा, और एक किसकी आई है? 3s की वैल्यू 3 आई है. अब कैसे आप बताओगे किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो यार, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि 2p की एनर्जी कम है, 3s की एनर्जी ज्यादा है. ठीक है, इस तरह से हम क्या बताते हैं? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बता देते हैं. चलिए आगे देखें. अब आता है ऑफबाउस प्रिंसिपल. ऑफबाउस प्रिंसिपल क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती कैसे है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में होती है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. क्या बोला है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. क्या मतलब है इसका? कि ये जो पूरा ऑर्डर है यहाँ पर जो हमें दिख पा रहा है, आप स्ट्रेट ऑर्डर जो आपको पता होना चाहिए वो ये होता है. देखो, एज पर ऑफबाउस रूल वो कुछ इस तरह से होता है. 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड सो ऑन. इस तरह से ये ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग एनर्जी का, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखने को मिलती है. इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है डिपेंडिंग ऑन दी एनर्जी. अब आप बोलोगे कि 3p के बाद 3d आना चाहिए था, तो कंपेयर करो जरा 4s और 3d की वैल्यूज को. 4s
में 4 + 0, यहाँ पर क्या है भाई 3 + 2, तो ये आई ना 5, डी के लिए 2 होती है ना, एल की वैल्यू n+l वैल्यूज हैं ये, और यहाँ पर 4, तो भाई 5 बड़ा होता है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में फिल होगा, पहले 4s में फिल होगा, फिल भी 4s में होगा, निकलेगा भी 4s से ही पहले। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो, तो इस तरह से ऑफबाउस प्रिंसिपल हमें इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का आइडिया दे देता है। बात है पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल क्या बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं हमारे, वो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 100% सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मान लो कि ये है 1s ऑर्बिटल ही ले लो आप, 1s ऑर्बिटल, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं बोल रही हूँ आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स मुझे बता दो, तो आप क्या लिखना शुरू करोगे? इसके लिए n = 1, इसके लिए n = 1, इसके लिए l = 0, इसके लिए भी l = 0। ml क्या होगा? 2l + 1, जो कि होगा कितना? 2l + 1 = 1। ml इसके लिए भी 2l + 1 = 1। फिर आती है ms की बारी, तो ms यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा +1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ms = -1/2। ये हो गई डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी, या ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसने क्या कर दिया? दोनों ही वैल्यूज को डिफरेंशिएट, या दोनों ही इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर वैल्यूज को अलग अलग कर दिया। मतलब चारों वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, 3 सेम हो सकती हैं, 2 सेम हो सकती है, 1 सेम हो सकती है, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकती। ये वाली वैल्यू तो नेसेसरली डिफरेंट रहेगी ही रहेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए, तो ये बताता है पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल। फिर आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या बताता है भाई? हुन्स रूल बताता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि ये आपकी, मान लो क्या है भाई, p ऑर्बिटल है, ये क्या है आपकी p ऑर्बिटल है, और ये आपकी d ऑर्बिटल है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपकी p ऑर्बिटल है, ये आपकी d ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, मान लो ये p5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस तरह से नहीं होगी बेटा। मान लो कि ये p5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, पहले हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, ऐसे नहीं होगी 1 2 3 4 5। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये तरीका गलत है। आपको पहले हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा p5 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर आपको d6 कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आप ऐसे नहीं बनाओगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, आप सिंपली सबसे पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन सब में फिल करोगे, उसके बाद में फिर छठवां इलेक्ट्रॉन से आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो वही चीज बोली है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स belonging to same subshell यानी कि D या P does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is it every orbital is singly occupied। पहले हमें हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद फिर पेयरिंग करेंगे। ठीक है, चलो अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स in the completely filled shells are known as core electrons, and the electrons that are added to the electronic shell with the highest principal quantum number are valence electrons। valence electrons आप किसको बोलोगे? मान लो मैंने atomic number ले लिया है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1। ये होगा ना कॉन्फ़िगरेशन 10 10 एंड 21, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है जो कि 4 है, ये होगा बेटा वैलेंस शेल। ये क्या होगा आपका? वैलेंस शेल। देखो बोला है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे तो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड शेल्स हैं। देखो 2 2 6 2 6 मैक्सिमम। उसके बाद
एंड डाटा एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट 4 है यहाँ पर सभी में, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो अब इस तरह से हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे। बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स की, तो केवल 2 रीजन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। बाकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती है ये हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न होता है आपका, एक होता है सिमेट्री, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होंगे अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। तो दिस इज द रीज़न कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में हमें मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी और मैक्सिमम सिमेट्री देखने को मिलती है। देयरफॉर ये ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारा का सारा जितना भी आज हमने देखा, ये पूरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने कवर कर लिया है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर्स में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। एंड एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स बेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको केजी से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज़ का कि दीज आर आर टॉप नॉच कोर्सेज जिसमें IIT JEE नीट से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं ले रहा है, आप 100% फ्री देख सकते हो, सारा कंटेंट एक्सेसिबल है इजीली। ठीक है, चलिए, आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम के थ्रू। साथ ही साथ एज मच एज पॉसिबल सेशन को शेयर करेंगे ताकि हम दूसरों तक पहुंच पाए। आप ही हमारी लिंक हो दूसरों तक पहुंचने के लिए, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।